जो लोग सो रहे हैं जग जाइए, सुबह हो गया है। अरे बाप, एक मिनट। क्या हालचाल? ठीक है, बना लिए क्वेश्चन? आ जाइए देखते हैं। हाँ, एक आध गो एरर रहता है क्विज में, एक आध गो आंसर एरर रह सकता है। ठीक है, तो डिस्कशन काहे होता है वो है? डिस्कशन कीजिए, एरर फ्री रहिए, सीधा सा बात है। आइए, और सुबह वाला टेस्ट आप लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। कितने लोग टेस्ट दे रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। सुबह वाला टेस्ट काहे नहीं देते हैं? हाँ, क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? और टाइम नहीं मिलता है। ओ, क्या क्या करते हैं सुबह को? करते क्या हैं आप लोग? सोते हैं? हे, टेस्ट नहीं देती है जी, दूर पड़ जाता है। कहाँ से आती है? बाजार समिति। राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने हैं? 12 किलोमीटर दूरी तय करके स्कूल करने जाते थे। बताइए, आपका बाजार समिति सुबह में घूमते टहलते आप आ जाइएगा किसान कोल्ड स्टोर। ओ, तो है देना चाहिए। कंपलसरी तो कुछ है ही ना, समझे? कुछ नहीं कंपलसरी है। पढ़ना भी कंपलसरी थोड़े है, कोई कंपलसरी ना। आइए आइए, ऐसे देखिएगा तो सब चीज कंपलसरी है, और वैसे देखिएगा तो कुछ भी कंपलसरी नहीं है। तो देना चाहिए, देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तब पर भी ठीक है, लेकिन देना चाहिए। आइए, पहला क्वेश्चन, लोकमान तिलक के द्वारा शुरू किए गए केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? केसरी समाचार पत्र है और इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया है, जो कि महाराष्ट्र के अपने समय के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। उनके द्वारा यूं तो कई सारे समाचार पत्र शुरू किए गए, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों में दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, दो विख्यात समाचार पत्र है। एक है केसरी और दूसरा है मराठा। बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक समाचार पत्र मराठी भाषा में छापते थे। मराठी भाषा में,
मराठी भाषा में छापते थे और मराठा नामक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छापते थे, अंग्रेजी भाषा में छापते थे। तो तिलक द्वारा शुरू किया गया जो समाचार पत्र केसरी था, जो कि मराठी भाषा में छपता था, यह समाचार पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ 1881 ईस्वी में हुआ। यह समाचार पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ 1881 ईस्वी में हुआ और इस समाचार पत्र के जो प्रथम संपादक थे वे थे गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर इस समाचार पत्र के जो है आपको प्रथम संपादक थे। और आप ये भी जानिए कि जो केसरी समाचार पत्र है, आप याद कीजिए, भारत में अंग्रेजों की होने वाली प्रथम राजनीतिक हत्या रैंड और अयट्स की हत्या है। और रैंड और अयट्स की हत्या का समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने किया और बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से ही रैंड और अयट्स की हत्या का समर्थन किया, जिस आलोक में इन पर मानहानि का मुकदमा किया गया और इन्हें पत्रकारिता के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए तिलक साहब को जेल भी जाना पड़ा था। बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से जो है रैंड और अयट्स की हत्या का समर्थन किया। और इस हत्या की तुलना उन्होंने शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का स्थल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश में देखने को मिलता है। जिसमें भारत की अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तमाम जो राज्य है, इन तमाम राज्यों में सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। और सिंधु स्थल के उत्खनन से जो स्थलखंड की प्राप्ति हुई है वो इन्हीं राज्यों में विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राजस्थान में यह घग्घर नदी के तट पर है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह राजस्थान में है। फिर आपको लोथल, लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल गुजरात में भोगबा नदी के तट पर है। लोथल गुजरात में है और यह भोगबा नदी के तट पर है। और आजादी के बाद भारत में जितने भी हड़प्पाई स्थलों का खोज हुआ है, सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल जो है गुजरात प्रांत में देखने को मिले हैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर है। आप याद कीजिए, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे इतिहास का तो उसमें हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी उत्तर में मांदा चिनाब नदी पर, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडौर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है। तो यह उत्तर प्रदेश में है। फिर हुलास, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है और यह भी एक हड़प्पाई स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है और यह भी एक हड़प्पाई स्थल है। यहां से हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहां से हड़प्पा सभ्यता के जो है आपको एक अभिलेख या कहिए एक मोहर की जो है आपको प्राप्ति हुई है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश में है 3 और 4, 3 और 4 यानी आंसर डी।
अब जरूरी थोड़े है कि हर शहर कोई नदी पर ही हो, कोई जरूरी ना है, समझे। नालंदा कौन नदी पर है? कहाँ घर है आपका? है रोहतास, सासाराम, कौन नदी पर है? मतलब आप युवा हैं, जवान है तो शादी हो ही जाएगा, कोई जरूरी ना है। अब जो है गार्जियन और लड़की दोनों बहुत सचेत हो गई है, हो गए हैं। नौकरी नहीं होगा तो आपका शादी होगा, नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा आपको। नहीं, लड़का है तो इसके कहने का मतलब लड़का है तो हमारे ब्याह हो ही जाएगा। सब नदिये के तट पर है। आप लोग बिना नौकरी वाला लड़का शादी मत कीजिएगा, समझे। और नहीं तो वो तो अपना जलील होवे करेगा, आपको भी जलील करेगा, समझे। आगे आइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, गलत है ना। देखिए, मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान हुए। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम 1767 से 69, द्वितीय 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली मारा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, 1790 से 92, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुए, जिस दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। तो टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा गया। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक। तो हैदर अली कौन आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मारा? द्वितीय ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान चतुर्थ। आगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत है। देखिए, जब 15वीं शताब्दी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई तो कई सारी यूरोपीय कंपनी की स्थापना इसलिए की गई ताकि वो यूरोपीय कंपनी भारत जाकर भारत के साथ व्यापार कर सके। उसी क्रम में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में। उसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। फिर आगे चलकर और भी कई सारी यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई, जैसे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में, 1731 में। ये तमाम ऐसी यूरोपीय कंपनी है जो यूरोप महादेश के अलग अलग देश में अलग अलग वर्ष में स्थापित हुआ, और ये सभी कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत आई, और इन सभी कंपनियों में सबसे सफल कंपनी बनकर उभरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया, और फिर धीरे धीरे भारत के अधिकतर भूभाग पर कब्जा करके शासन प्रशासन करना शुरू किया। और फिर इस कंपनी ने ही भारत में अंग्रेजों के शासन को स्थापित किया, जो अंग्रेज वर्ष 1947 ईस्वी तक भारत में शासन करने का काम किया, और फाइनली 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गया और फिर हमें आजादी मिली। इसमें तो सब सही ही सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन था? देखिए, जैसे हम लोग अपने देवी देवता को खुश करने के लिए बकरा का बलि, भैंसा का बलि देते हैं, उसी प्रकार से भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य में रहने वाली खोंड जनजाति अपने देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, स्वस्थ और विद्वान मानव की बलि दिया करता था, जिसे नरबलि प्रथा कहा जाता था, जिसे नरबलि प्रथा कहा जाता था। और बात अगर नरबलि प्रथा की करे, बैठाइए हो, बैठा लीजिए, है हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, आप लोग हल्ला बहुत करते हैं। हाय क्या हुआ? चलिए, हाँ, तो ओडिशा में पाई जाने वाली जो खोंड जनजाति है, खोंड जनजाति के लोग अपने कुल देवी देवता को खुश करने के लिए सुंदर, विद्वान और स्वस्थ मानव की बलि दिया करता था। इसी को नरबलि प्रथा या मानव बलि प्रथा कहा जाता है। और इस प्रथा को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने समाप्त कर दिया। और जब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबलि प्रथा को समाप्त कर दिया, तो इसके विरुद्ध में खोंड जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया, जिस विद्रोह को इतिहास में खोंड विद्रोह कहते हैं, जिस विद्रोह को इतिहास में खोंड विद्रोह कहते हैं। और खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक्र बिसोई। खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई, चक्र बिसोई। तो मतलब मानव बलि प्रथा खोंड जनजाति में प्रसिद्ध था। जब अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने उस प्रथा को समाप्त कर दिया, तो अंग्रेजों के खिलाफ खोंड जनजाति के लोगों ने जो विद्रोह किया, उसे खोंड विद्रोह कहते हैं। और खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता माना जाता है चक्र बिसोई। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? खोंड। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? गलत है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश गए और इस विद्रोह को करने वाले नेताओं से मुलाकात किया और 1857 के विद्रोह को एक नया स्वरूप, 1857 के विद्रोह को एक नया स्वरूप देने का काम, राष्ट्रीय स्वरूप देने का काम कुंवर सिंह ने किया था। और यही वजह है कि हम लोग इस बात को मानकर चलते हैं कि बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। सही है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खां था। हाँ, बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बरेली से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खां ने। सही बात है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, लेकिन उनका उम्र काफी ज्यादा था। अधिक उम्र होने के कारण उन्होंने सांकेतिक नेतृत्व किया। वहीं दिल्ली से सैन्य नेतृत्व करने का काम किया था बख्त खां ने। दिल्ली से सैन्य नेतृत्व करने का काम किया था बख्त खां ने। बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया और दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन नामक सैन्य अधिकारी को भेजा गया, जिसमें निकलसन विद्रोह को दबाते हुए मारा गया और हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने विद्रोह को दबा दिया। और सबसे पहले विद्रोह अगर दबाया गया है तो दिल्ली में सितंबर 1857 आते आते ही दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। गलत है ये। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली था। हाँ, इलाहाबाद और बनारस दोनों क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने ही किया था। सही है। तो गलत को चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी।
सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। सही है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है जानते हैं? देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया जो पहला बड़ा जन आंदोलन है वह असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने अपने 1920 के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान किया। मतलब कांग्रेस अपने 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कांग्रेस के द्वारा किया गया था और कांग्रेस के इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्यार ने किया। विजय राघवाचार्यार ने किया। सही बात है ये। और फिर यह असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला और आगे चलकर 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कांड हुआ जिसे इतिहास में चौरी चौरा कांड कहा जाता है। जिस चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। वही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से विख्यात है और इस चौरी चौरा कांड के वजह से ही महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे बल्कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। लेकिन यह आंदोलन हिंसक हो गया था और चौरी चौरा नामक हिंसक घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में हुए हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित कर दिया। गलत है। 2 फरवरी नहीं बल्कि 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 समझ गए। इसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता तो महात्मा गांधी ही थे, हाँ या ना? असहयोग आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी। तो इसी वजह से जब चौरी चौरा में हिंसक घटनाएं हुई तो उस घटना का जिम्मेवार महात्मा गांधी को ठहराया गया और अहमदाबाद सेशन कोर्ट में गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया और गांधी जी को 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। और फिर गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन गांधी जी जेल में बीमार रह रहे थे जेल में और अंग्रेजों को काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा था गांधी जी के स्वास्थ्य के ऊपर। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि रिहा ही कर दिया जाए, ज्यादा बेटर होगा, पैसा खर्चा हो रहा है। तो 6 बरस नहीं, मुश्किल से गांधी जी 2 बरस जेल में रहे और 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। और फिर महात्मा गांधी ने 1924 के कांग्रेस के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए। तो मार्च 1922 में अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। हाँ, जेल भेज दिया, लेकिन जेल में रहे गांधी जी 2 बरस ना 2 बरस रहे। कौन सा कथन सर? 1 और 3। यहां से एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? असहयोग। किस आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया जा रहा था उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा? असहयोग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने असहयोग आंदोलन। ठीक है। और पूछे, गांधी जी किस आंदोलन के दौरान
धोती कुर्ता छोड़कर लंगोट पे आ गए। असहयोग आंदोलन। अरे यूपी के किसी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है महाराज, समझे। इस क्वेश्चन को लेकर के जो है, एक है कोई मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट रहा है, ट्रोल करता है लोगों को, कुछ नाम है, इस क्वेश्चन को लेकर के ट्रोल किया था उस एग्जाम के ठीक बाद। अब एग्जैक्ट उसका नाम याद न है, कोई है लेकिन एक यूपी का लड़का है, आप ही लोग जैसा युवा है, हम तो बुढ़ा गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप मजाक में मत लीजिएगा। चलिए आगे आइए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? देखिए, सत्याग्रह शब्द को गढ़ने का काम महात्मा गांधी ने किया। जो सत्याग्रह शब्द है, सत्याग्रह शब्द को गढ़ने का काम महात्मा गांधी ने किया। और सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब जो सही चीज है उसके लिए भी रिक्वेस्ट करना। तो यहां पर क्वेश्चन में यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है या विश्व के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो कुछ भी स्पष्ट ना हो तो जो है विश्व के संदर्भ में चीजों को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अगर भारत के संदर्भ में पूछना होता तो क्वेश्चन में दे देता है कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहां किया। भारत के संदर्भ में अगर पूछना होता है तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो भारत तो ऑप्शन क्वेश्चन में है नहीं, तो मतलब पूरे विश्व के संदर्भ में पूछा जा रहा है। और एक बात आप जानिए, महात्मा गांधी हर प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए और उसे लागू भारत में किए। महात्मा गांधी हर प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए और उसे लागू करने का काम महात्मा गांधी ने भारत में किया। तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में जुलू जनजाति के समर्थन में किया। जैसे भारत में मुंडा, हो, उराव, भील, खोंड, कुकी, सहरिया, मीना, ये तमाम जनजातियां भारत की जनजातियां हैं। उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है, उस जनजाति का नाम है जुलू जनजाति। जुलू जनजाति, और जुलू जनजाति के समर्थन में ही महात्मा गांधी ने पहली बार 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका। वही भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो आप सब लोग जवाब देंगे, भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहां किया? 1917। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। हां, गांधी जी के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। हां, गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। हां, कहा जाता है, यह सब बात कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए, जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और 1885 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। अर्थात कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसी प्रकार से मुस्लिम लीग, आप सब लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में, 1906 में ढाका में, ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, बकार उल मुल्क, आगा खां, इन सभी का योगदान जो है आपको रहा है, इन सभी का योगदान रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग का औपचारिक तौर पर प्रथम वार्षिक अधिवेशन
1908 में अमृतसर में हुआ। औपचारिक तौर पर मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहां हुआ? अमृतसर में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां ने किया, अर्थात मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष हुए आगा खां। और मुस्लिम लीग अपने 1908 के अमृतसर अधिवेशन में ही ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए, और फिर आगे चलकर 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं आगा खां, और वही कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया। सही या गलत? सही है। देखिए, जानते हैं आखिरकार कर्जन 1905 के समय वैसा रहे थे कर्जन आखिरकार कर्जन बंगाल का विभाजन ही क्यों किया? उसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था जानते हैं? सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन सबकी स्थापना बंगाल प्रेसिडेंसी में होना शुरू हुआ, और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई थी, उसका उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना। और इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ने बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। बंगाल के लोग बड़ी जागरूक हो गए। तो बंगाल के लोगों की जागरूकता को देखते हुए अंग्रेज को लगा, बंगाल के लोगों की जागरूकता को देखते हुए अंग्रेज को लगा, अगर बंगाल के लोगों के बीच आपसी फूट उत्पन्न नहीं की जाएगी तो ये बंगाल के लोग हम अंग्रेजों को ज्यादा दिन तक रहने भारत में नहीं देगा। और बंगाल जो कि भारत के भीतर 1904-05 ईस्वी के समय राष्ट्रवादी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बन चुका था, बंगाल के लोगों के बीच आपसी फूट उत्पन्न करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। और इस बात को कांग्रेस भी भली भांति समझ गया, और जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, बंगाल विभाजन के घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने यह तय किया कि बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, और इस स्वदेशी आंदोलन के वजह से ही आगे चलकर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में किया गया, और फिर बंगाल विभाजन रद्द कर दिए गए, बंगाल को पुनर्गठित किया गया, और बंगाल का फिर से विभाजन हुआ। और बंगाल का जब पुनर्विभाजन हुआ तो 22 मार्च 1912 को एक नया प्रांत बना बिहार। और भारतवासी यही चाहता था कि बंगाल का विभाजन करके एक नया प्रांत बिहार का गठन किया जाए, ना कि बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया जाए। और एक बात आप जानिए, 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो बना था वह हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। हां, सही है, आंसर सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई है? देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर हम बात करें तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अफगानों के बीच हुआ। इस समय मराठा पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा के पद पर।
1740 से लेकर 1761 के बीच रहे हैं। तो मराठा पेशवा हुआ करते थे इस समय बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव और अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली। अफगानी मूल के शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। 1761 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में मराठा पेशवा भले ही बालाजी बाजीराव थे, लेकिन इस युद्ध में मराठों के तरफ से नेतृत्व किया था इनका बेटा और भतीजा, जिसका नाम था सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव। नहीं, बेटा और भाई, सॉरी, बेटा और भाई, भतीजा नहीं, बेटा और भाई, सदाशिवराव भाव और विश्वासराव भाव यहां पर नेतृत्व किए थे। वही अफगानों के तरफ से नेतृत्व तो अहमद शाह अब्दाली ने ही किया था। और इस युद्ध में फाइनली अगर देखा जाए तो इस युद्ध में फाइनली मराठों की हार हुई और अफगानों की जीत हुई। इस युद्ध में मराठों की हार के पीछे रीजन यह था कि मराठा छापामार युद्ध नीति का विशेषज्ञ था, लेकिन इस युद्ध में मराठों ने प्रत्यक्षतः युद्ध लड़ा, आमना सामना युद्ध लड़ा, जिसका विशेषज्ञ मराठा था ही नहीं, जिस वजह से इस युद्ध में मराठों की हार हुई। और मराठों की हार के पीछे और भी कई सारे रीजन है। एक रीजन यह भी था कि इस युद्ध में भारतीय शासकों ने मराठों का साथ नहीं दिया, बल्कि भारतीय शासकों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। यह भी एक रीजन है जिस वजह से इस युद्ध में अफगानों की जीत हुई है और मराठों की हार हुई। और इस युद्ध में हार से पहले लग रहा था कि मुगलों के बाद पूरे भारत में मराठों का शासन स्थापित होगा, लेकिन इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि मराठा में इतनी शक्ति नहीं है कि मराठा पूरे भारत में शासन कर सकता। मराठों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो पूरे भारत में शासन कर सकता है। समझ गए? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी नहीं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत। और इसी युद्ध को जीतकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। अकबर और हेमू, इसके बीच 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई, हेमू की हार हुई। और इस युद्ध को जीतकर अकबर ने भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली नहीं। यहां पर जो है थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। पेशवा बालाजी बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, थोड़ा सुधार लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, थोड़ा सुधारिएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। कौन विद्वान थे जो पानीपत के तृतीय युद्ध को देखा था? काशीराज पंडित। काशीराज पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, दोनों पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को किसने अपनी आंखों से देखा? मिर्जा। और पानीपत के तृतीय युद्ध को किसने देखा? काशीराज पंडित। काशीराज। और इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह कथन किस युद्ध के संदर्भ में है? 2 हीरा विलीन हो गए, 27 सोना की मुहरे लुप्त हो गई, चांदी और तांबा का कोई गिनती ही नहीं रहा। यह स्टेटमेंट किस युद्ध के संदर्भ? पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में। देखिए, सुनिए, पानीपत के तृतीय युद्ध को काशीराज पंडित ने देखा। काशीराज पंडित इस युद्ध का परिणाम
पेशवा बालाजी बाजीराव को इसी भाषा में सुनाया कि दो हीरे का मोती विलीन हो गया। मतलब जो दो मुख्य सेनापति था, सदाशिवराव भौ और विश्वासराव भौ, दोनों का ओम नमः स्वाहा हो गया है। और उसके नीचे जो 27 अन्य सेनापति थे वो भी ईश्वर को प्यारे हो गए। और सोना और चांदी का तो कोई गिनती ही नहीं है, मतलब सामान्य सैनिकों का कोई गिनती ही नहीं, चांदी और तांबा का कोई गिनती ही नहीं है कि कितने मारे गए। और पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में कहा जाता है, मराठा राज परिवार का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, मराठा साम्राज्य से संबंधित कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो पानीपत के तृतीय युद्ध में अपना किसी न किसी एक सदस्य को नहीं खोया होगा। इतना विनाशकारी युद्ध था मराठों के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध। एक प्रकार से कहिए तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के बाद मराठों का पतन होना शुरू हो गया था। मराठों की हार के बाद मराठों का पतन होना शुरू हो गया था। पतन होना शुरू हो गया था कि पतन हो ही गया था। पंद्रह 80 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा लागू किए गए 10 साला प्रबंध अथवा जब्ती व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कौन सा कथन गलत है? लाइट बहुत कटने लगा नहीं हो? आप लोग रूम पर भी नहीं कट रहा है? रूम पे नहीं कटता है? कोचिंगे लगता है गड़बड़ एरिया में। रात में आप लोग का लाइट कटा था ना? किधर? बाजार समिति में कटा था ना? हाँ है, लाइब्रेरी में रहते हैं। चलिए आगे आइए, देखिए 10 साला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली। अकबर अपने शासनकाल के समय भू राजस्व की वसूली को लेकर 10 साला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली लागू किया था। लेकिन जब्ती प्रणाली पूरे अकबर के साम्राज्य में लागू नहीं था। विशेष तौर पर उत्तर भारत में जब्ती प्रणाली लागू था, लेकिन दक्षिण भारत में जब्ती प्रणाली लागू नहीं था। जबकि अकबर की हम बात करें तो अकबर का साम्राज्य दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था। उत्तर भारत में तो अकबर का साम्राज्य था ही, दक्षिण भारत में भी अकबर का साम्राज्य फैला हुआ था। और अकबर ही प्रथम मुगल बादशाह हुए थे जो विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण की ओर दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया और दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो 10 साला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली भू राजस्व वसूली की एक व्यवस्था है। यह अकबर के शासनकाल में लागू था, लेकिन अकबर के पूरे साम्राज्य में लागू नहीं था, बल्कि अकबर के साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में लागू था और विशेष तौर पर उत्तरी भारत में लागू था। लेकिन यह व्यवस्था दक्षिणी भारत में जो है आपको लागू नहीं था। दक्षिणी भारत में यह व्यवस्था लागू नहीं था। दक्षिण भारत में जो कर की वसूली की जाती थी हल की संख्या के आधार पर, जिस किसान के पास जितना ज्यादा हल उससे उतना अधिक कर की वसूली की जाती थी, और जिस किसान के पास जितना कम हल की संख्या उससे जो है उतना कम कर की वसूली जो है आपको की जाती थी। तो आप आइएगा, इस व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्ष में अलग अलग भूमि में अलग अलग फसलों की उपज को लगान निर्धारण का आधार बनाया गया। इस व्यवस्था के अनुसार किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लेने की व्यवस्था की गई। किसान नगद देकर अथवा अनाज देकर अपना लगान चुका सकते थे। इस व्यवस्था को अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में लागू किया था। देखिए ABC सही है, गलत है डी जो है गलत है। इस व्यवस्था को अकबर अपने पूरे साम्राज्य में लागू नहीं किया था, बल्कि विशेष तौर पर उत्तर भारत में। 12 का डी। किस सूफी सिलसिला की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी सिलसिला का मुख्य केंद्र अपना बिहार था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध उन्होंने कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की शुरुआत की। देखिए, दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, तो शुरुआती पीरियड में दिल्ली सल्तनत के सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि दिया जाता था, जागीर दिया जाता था। लेकिन आगे चलकर जब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बने, तो उन्होंने भू अनुदान या जागीर देने की प्रथा का अंत कर दिया और नगद वेतन देना शुरू किया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक सैनिकों को नगद वेतन दिया गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगले सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फिर से सैनिकों को नगद वेतन देना बंद कर दिया और नगद वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान या भू अनुदान या जागीर देना शुरू किया। तो सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था आपको अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम। सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर सैनिकों को वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया था। हाँ, सही है। कौन सा सही है, एक और दो? दोनों। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, हर्षवर्धन उत्तर भारत का राजा था, और हर्षवर्धन उत्तर भारत का राजा था। हर्षवर्धन सबसे पहले पूरे उत्तर भारतीय राज्य को जीत लिया। तत्पश्चात विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण भारत की ओर जब रुख किया, तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को यह कहा कि आप अपने आप को उत्तर भारत में सीमित रखिए, आप उत्तराधिपति हैं और हमको दक्षिण भारत में रहने दीजिए, हम दक्षिणाधिपति हैं। पुलकेशिन द्वितीय। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है, किस नदी पर है? भोगबा नदी पर। मतलब लोथल कौन नदी पर है? भोगबा नदी पर है, गुजरात में है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज अशोक के समय आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर अशोक के समय नहीं आया था, बल्कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ये पाटलिपुत्रा में ही रहा करता था और इन्होंने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा है। फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया नहीं। फाहियान चीनी बौद्ध यात्री था। यह चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा पर आया था। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। हाँ, सही बात है, वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। कौन सा सही सुमेलित है? केवल 3। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार हेतु किया गया? मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कौन भाषा का प्रयोग किया गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। उस समय आम जनमानस या आम जनों की भाषा पाली हुआ करती थी और पाली भाषा का प्रयोग ही बौद्धवाद के प्रचार प्रसार हेतु किया गया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और शासक हुआ करते थे घनानंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीश के पद स्वीकृत हैं। सही है या गलत? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को जब हुआ तो उस समय 8 न्यायाधीश था
और वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत नहीं है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश के पद स्वीकृत है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश के पद स्वीकृत हैं, तो इसी वजह से ये गलत है। आगे, पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीशों का पद स्वीकृत है। हाँ, पटना उच्च न्यायालय जो कि बिहार का उच्च न्यायालय है, जिसका राज्यसभा और लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। सही है? इस संबंध में कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। हां, राज्यसभा को कम अधिकार है, लेकिन इसको लेकर जो स्टेटमेंट है उसमें कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? पहला, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। सही है या गलत? गलत है। देखिए, संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा स्वीकार लेगा, तत्पश्चात ही वह राज्यसभा में जाएगा, यह जरूरी नहीं। बल्कि संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव को किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। इसे पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है या इसे पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है। तो यह एकदम जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव है तो वह पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा स्वीकार करेगा तभी राज्यसभा में। नहीं, गलत है, ये एकदम गलत है, सरासर गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। और गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक समान अधिकार होता है। यहां पर ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम, ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम अधिकार होता है, बल्कि यहां पर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में सभी को एक समान अधिकार होता है। और गलत को ही चुनना था, आंसर ए। आगे, धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। हां, धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 109 में है, अनुच्छेद 109 को पढ़िए। अनुच्छेद 109 स्पष्टता पूर्वक यह बात कहता है कि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा और लोकसभा पारित करेगा, तत्पश्चात धन विधेयक राज्यसभा में जाएगा। तो धन विधेयक को लोकसभा में पहले रखा जाता है, तब जाकर के यह राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक को सर्वप्रथम राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता, धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? लोकसभा। तो धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती। हां, नहीं हो सकती है। इसकी प्रस्तुति सर्वप्रथम होगी लोकसभा में, प्रथम होगी लोकसभा में। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है। सही है। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री आते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को पद से हटाने का काम क्या राज्यसभा कर सकता है? नहीं। प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह अविश्वास प्रस्ताव लाता है लोकसभा। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी क्या है? सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन से अधिक विलंब नहीं कर सकती। हां, अगर लोकसभा धन विधेयक को पारित कर दिया, धन विधेयक राज्यसभा गया, तो राज्यसभा 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा समय तक रोक कर नहीं रख सकता है। सही है ये भी। तो आंसर हो जाएगा ए। गलत को चुनना था, आंसर ए। ब्रिटेन की विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लिखित है? अनुच्छेद 14 ना हो? अनुच्छेद 14। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल निषेध। 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ को शामिल किया गया।
61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, एकदम सही है। 91वां संविधान संशोधन बोडो डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल, नहीं ना, बोडो डोगरी जैसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। 91वां संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया और 91वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सीट का 15% से अधिक नहीं होगा। समझ गए? तो 91वां संविधान संशोधन के तहत ये नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। अब एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ है? भाषाई आधार पर। मूल संविधान में कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? 14 ना, और 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए गए थे। चलिए, इसके बाद 21वां संविधान संशोधन के तहत किसे राजभाषा का दर्जा दिया गया? किसे? आगे 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और वर्तमान में राजभाषा की संख्या। संविधान संशोधन के जरिए कितने भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? 8 ना। आगे 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति का गठन है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति का गठन किया गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 के 1 के सी में, जिसकी चर्चा भाग 9 के ख में और जिसकी चर्चा अनुच्छेद 43 के ख में। सहकारी समिति की चर्चा गौर फरमाइएगा, भाग 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चा है, फिर सहकारी समिति की चर्चा अनुच्छेद 43 के ख में है, और फिर सहकारी समिति की चर्चा मौलिक अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। आपसे पूछा जाता है सहकारी समिति की चर्चा मौलिक अधिकार के संदर्भ में कहां है? तो सहकारी समिति की चर्चा मौलिक अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। अनुच्छेद 19 के 1 के सी में है। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 न। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, पूछ रहा है केंद्रीय मंत्री परिषद को लेकर प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 74 यह कहता है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा, जिसे केंद्रीय मंत्री परिषद कहा जाएगा, और इस केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग